कमेटी माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 12 के तहत कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है, पहला यही क्वेश्चन आता है, सेक्शन 12। ठीक है, और दूसरा में है कि आप कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं, टोटल कितना मेंबर होते हैं, कोरम के लिए मतलब मीटिंग करवाने के लिए कितना मेंबर का प्रेजेंट होना जरूरी है, मीटिंग करवाने के लिए जो होता है मीटिंग, तो उसके लिए कितने दिन पहले नोटिस देना चाहिए, एजेंडा जो मीटिंग का होता है कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करना है, इसके बारे में कितने दिन पहले जानकारी देना चाहिए, इमरजेंसी केस में मीटिंग कितने दिन में होना चाहिए, कोई अगर मेंबर क्या कहते हैं रेजिग्नेशन कैसे देगा, किसको देगा रेजिग्नेशन। तो ये सारा चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कमेटी में। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में भी पढ़ेंगे। तो कमेटी कौन बनाता है, कमेटी का गठन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट, ना तो चीफ इंस्पेक्टर, ना तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, कमेटी का गठन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम द सच डेट, ये छोड़ो, इसमें क्या है कि जो पर्सन गवर्नमेंट सर्विस में है, ठीक है, और जो चीफ इंस्पेक्टर नहीं रहेगा, नॉट बीइंग द चीफ इंस्पेक्टर या कोई इंस्पेक्टर, या तो वो गवर्नमेंट का सर्विस में होना चाहिए, लेकिन ना तो वो चीफ इंस्पेक्टर होना चाहिए, ना वो कोई किसी प्रकार का कोई भी इंस्पेक्टर होना चाहिए, रीजनल इंस्पेक्टर वगैरह जो होता है वो नहीं होना चाहिए। जिसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा वो एज ए चेयरमैन की तरह वहाँ काम करेगा। तो क्वेश्चन आता है, क्या कमेटी में चीफ इंस्पेक्टर चेयरमैन के रूप में काम कर सकता है क्या? नहीं, चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर को चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन किसको बनाया जाएगा, जो गवर्नमेंट सर्विस में रहेगा और वो चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ना हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस व्यक्ति को चेयरमैन बना देगा, किसका, कमेटी का। ये एक मेंबर, ये पहला हो गया चेयरमैन। दूसरा कौन हो गया, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, दूसरा लिख देते हैं। एक हो गया चेयरमैन, दूसरा हो गया सीआईएम। थर्ड में कौन है कि दो पर्सन जिसका अपॉइंटमेंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, काहे के लिए किया गया है, किस लिए किया गया है, टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स। मतलब जो वर्कर लोग काम कर रहा है, तो वर्कर लोग का जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, एक तरीके से बोलो वर्कर लोग का यूनियन का जो नेता रहेगा, ठीक है ना, वर्कर लोग जो भी यूनियन है उसका जो नेता है, तो वहां से दो लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगा। वो दो व्यक्ति रहेगा, तो इधर से ये दो रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, अब है कि वर्कर का तो रिप्रेजेंटेटिव आ गया, अब तो मैनेजमेंट की ओर से भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना। तो वही है कि टू पर्सन्स टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ किसका, ओनर्स ऑफ माइन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट सब जगह अपॉइंटमेंट कर रहा है, कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो एक तो चेयरमैन हो गया, एक चीफ इंस्पेक्टर हो गया, दो वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, दो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और दो कौन रहेगा, क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स, जो डायरेक्टली माइनिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड नहीं है, नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन माइनिंग इंडस्ट्री, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कि माइनिंग इंडस्ट्री में वो जॉब करने वाला नहीं होगा, लेकिन क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर रहेगा, और उसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो ये टोटल कमिटी जो होता है, कमिटी जो बनाया जाता है, तो इतने सारे लोग होने चाहिए। ठीक है, तो ये कौन कौन से लोग होना चाहिए, सभी क्लियर है। पहला कौन हो गया, जो चेयरमैन रहेगा गवर्नमेंट सर्विस वाला। दूसरा कौन हो गया, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। उसके बाद दो कौन रहेगा, वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद दो कौन रहेगा, मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। और लास्ट में दो कौन रहेगा, क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स रहेगा, और एक चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन छूट गया। ये दो कौन रहेगा, क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स, जो डायरेक्टली माइनिंग इंडस्ट्री में जॉब ना कर रहा हो। तो ये टोटल मिला के कमेटी में 8 मेंबर होते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट वन एट लिस्ट ऑफ द पर्सन्स। मतलब मान लो अगर दो कहीं अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, मान लो कोई मीटिंग में बोलता है ना कोरम वगैरह के लिए कि कम से कम
कमिटी में 4 मेंबर होना चाहिए इंक्लूडिंग चेयरमैन। हाँ, जितना भी है 8 है, सभी का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। देखो सभी में क्लियरली लिखा है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का भी तो अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। डीजीएमएस क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। अब कोरम के लिए कहीं बोला जाता है ना कि मिनिमम 4 में, मतलब मिनिमम 4 होना चाहिए कोरम के लिए। आगे पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि वही बोलता है कि कम से कम एक व्यक्ति यहाँ वाला तो होना चाहिए, यूनियन को मतलब वर्कर को रिप्रेजेंट करने वाला, और एक व्यक्ति कम से कम यहाँ से तो होना चाहिए जो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये मेन कमिटी का फॉर्मेशन हुआ, कमिटी का स्ट्रक्चर हुआ कि इतने इतने लोग कमिटी में होते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है कि टर्म ऑफ ऑफिस, कि एक बार मान लो मेंबर बन जा रहा है, चेयरमैन बन जा रहा है, तो क्या परमानेंटली जीवन भर के लिए वो चेयरमैन बन जाएगा, जीवन भर के लिए मेंबर बन जाएगा, या क्या है? तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो मेंबर रेफर किया गया है सी डी एंड ई में, ए चेयरमैन को छोड़ के और बी चीफ इंस्पेक्टर को छोड़ के, ये दोनों को छोड़ के, सी डी ई में कौन था, माइनर को रिप्रेजेंट करने वाला, डी में कौन था, मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला, और ई में कौन था, क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर। तो इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा, एक बार अगर सिलेक्ट हो जाता है, एक बार मेंबर बना दिया जाता है, तो 3 साल के लिए, फ्रॉम द डेट ऑन विच देयर अपॉइंटमेंट इज नोटिफाइड, कि जिस दिन से इसका अपॉइंटमेंट किया गया है तो वहां से उसका मतलब 3 साल तक वो कार्यभार संभालेगा। ठीक है। अब आता है बात सेक्रेटरी। यहाँ देखो चेयरमैन के बारे में नहीं दिया है, चीफ इंस्पेक्टर के बारे में नहीं दिया है कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहेगा, ये जब तक रहेगा तब तक हो सकता है, रह सकता है। तो इसलिए उसके बारे में क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, जिसके बारे में लिखा हुआ है क्वेश्चन उसी के बारे में पूछेगा। नहीं तो किसी के दिमाग में आया भी होगा कि सर चेयरमैन कितने साल के लिए रहेगा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस कितने साल के लिए रहेगा। तो मान लो चीफ इंस्पेक्टर, जब तक वो चीफ इंस्पेक्टर है तब तक रह सकता है, ऐसा हो सकता है कमिटी में। तो इसलिए उसके बारे में दिया नहीं है, तो उसके बारे में हम भी नहीं बोल सकते एग्जिट क्या है। अब आता है नेक्स्ट कि सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी कौन होगा। तो सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी कौन होगा, एन इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर नहीं, एन इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस नॉमिनेटेड इन दिस बिहाफ बाय द चीफ इंस्पेक्टर। मतलब क्या करेगा, चीफ इंस्पेक्टर किसी इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, नॉमिनेट वर्ड यूज किया हुआ है, तो नॉमिनेट करेगा। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ जो माइंस रहेगा वो किसी भी इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को नॉमिनेट करेगा और वो कमिटी का सेक्रेटरी के रूप में काम करेगा। ये इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो रहेगा ये कमिटी का सेक्रेटरी के रूप में काम करेगा। और ये बताओ पिट सेफ्टी कमिटी का सेक्रेटरी के रूप में कौन काम करेगा? जो पिट सेफ्टी कमिटी होता है उसके सेक्रेटरी के रूप में कौन काम करता है? क्योंकि एग्जाम में यही सब अचानक से कंफ्यूजन आता है। जो सेफ्टी ऑफिसर होता है वो पिट सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी के रूप में काम करता है। अब क्या है कि रिम्यूनरेशन मतलब क्या, जो भी मान लो मेंबर मीटिंग अटेंड कर रहा है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो धन क्या कमेटी का जो भी मीटिंग वगैरह होता है, मोस्टली ज्यादातर है कि कहीं दिया हुआ है कमेटी का मीटिंग धनबाद में, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का दिया हुआ है। मान लो कहीं भी मेंबर अलग अलग जगह रह रहा है, मान लो कोई धनबाद से जा रहा है मीटिंग अटेंड करने के लिए, कहीं कोई नागपुर से जा रहा है, कोई और अदर स्टेट से कहीं जा रहा है, तो उसका आने जाने का कुछ तो देना चाहिए, टीए डीए वगैरह। तो वही है कि मेंबर ऑफ द कमेटी शेल रिसीव ऑनरेरियम एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऑनरेरियम एक तरीके से बोलो जो भी फिक्स्ड, जो उसको आने जाने का खर्चा पानी जो भी है ना, वो कौन देगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स रहेगा वो दिया जाएगा। अब आता है क्या, रेजिग्नेशन, कि रिजाइन किसको देगा। तो जो भी मेंबर रहेगा, क्योंकि चेयरमैन भी है प्लस मेंबर भी है, तो जो भी मेंबर है वो चेयरमैन को देगा, और चेयरमैन कौन किसको देगा, चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। तो कोई भी मेंबर चेयरमैन को छोड़कर और अगर रिजिग्नेशन देना रहे
तो चेयरमैन को देगा, और अगर चेयरमैन को देना रहेगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। अब है कि आज मान लो कोई रेजिग्नेशन दे दिया है, आज डेट क्या है, आज डेट है 10 अप्रैल, कि आज 10 अप्रैल के डेट से कोई अपना रेजिग्नेशन एक लेटर दे दिया है कि हम आज से रिजाइन कर रहे हैं। ये मान लो मेंबर जो है चेयरमैन को दे दिया है, मेंबर किसको दिया है, चेयरमैन को दिया है। तो जिस दिन से ये मान लो आज दिया है ना, लेकिन ये मान लो अगर एक्सेप्ट कर रहा है 12 तारीख को, 13 तारीख को, जिस दिन एक्सेप्ट कर रहा है उस दिन माना जाएगा कि उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, उस दिन से उसको रिजाइन समझा जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो ये लिख के दिया है लेकिन जो चेयरमैन है वो एक्सेप्ट ही नहीं करा, चेयरमैन के पास रखा हुआ लेटर पड़ा हुआ है, तो जैसे 30 दिन एक्सपायर करेगा तब मान लिया जाएगा कि उसका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है। या तो 30 दिन या जिस दिन वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि 30 दिन के बाद उसके पास बारी ही नहीं आएगा कि चेयरमैन एक्सेप्ट करे या ना करे, वो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि उसका रिजिग्नेशन हो चुका है। ठीक है। हाँ हाँ, चेयरमैन को ये अध्यक्ष बोलते हैं, सरकारी नौकरी वाला चेयरमैन होगा, भाई तो बताएं अभी यार। चेयरमैन कौन होगा नहीं दिया है। अरे यार यहाँ क्या बताए थे, चेयरमैन कौन होगा सो नहीं बताए थे ये, कि चीफ इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस नहीं हो, उसको छोड़कर कोई गवर्नमेंट सर्विस वाला होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर देगा चेयरमैन के लिए। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि रिजिग्नेशन का क्या टर्म एंड कंडीशन है। जिस दिन वो एक्सेप्ट कर लिया उस दिन से, या 30 दिन जैसे एक्सपायर किया, दोनों में जो जल्दी आता हो। ठीक है ना। 10 तारीख को दिया, 20 तारीख तक कर लिया तो उसी दिन से मान लिया जाएगा, नहीं तो 30 तारीख, 30 दिन जैसे एक्सपायर होगा वो मान लिया जाएगा, उसका रेजिग्नेशन कंफर्म कर लिया जाएगा। या तो चेयरमैन कर लेगा या उसका कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, किसका, चेयरमैन का। अब है कि कोई मेंबर अगर इंडिया छोड़ता है, विदेश जा रहा है, फॉरेन टूर करने के लिए जा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेंबर को क्या करना पड़ेगा, वो चेयरमैन को इंटीमेट करेगा, चेयरमैन को सूचित करेगा कि कब वो जा रहा है, किस डेट को जा रहा है, और कब उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, कि कब तक उसका चांस है वापस लौटने का। अगर उसका इरादा है मेंबर का कि 6 महीना से ज्यादा समय के लिए वो अब्सेंट रहेगा इंडिया से, तो मान लिया जाएगा कि वो अपना रेजिग्नेशन दे चुका है। ठीक है। मतलब क्या है कि 6 महीना के अंदर अगर लौट आता है तो ठीक बात है, लेकिन अगर किसी का इरादा है 6 महीना से ज्यादा समय के लिए विदेश में रहने का, तो क्या मान लिया जाए कि वो अपना रेजिग्नेशन दे चुका है। और अगर कोई मेंबर बिना किसी इंफॉर्मेशन का, ये जो इंफॉर्मेशन था देना, इंटीमेट करना था, अगर बिना इंटीमेशन के वो चला जाता है, तो उस केस में जिस दिन गया है ना, पता चलता है, मान लो कोई बताया ही नहीं है, चुपके चुपके निकल गया, तो जैसे पता चला चेयरमैन को कि अरे वो तो विदेश चला गया है बिना इन्फॉर्म किए हुए इस तारीख से, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो उस दिन से रिजाइन कर चुका है। ही शैल बी डीम्ड टू हैव रिजाइंड विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, कि जिस दिन वो इंडिया से डिपार्चर किया है उसी दिन को कंसिडर कर लिया जाए क्या, कि वो अपना रिजाइन दे चुका है, उसके बाद गया है। ठीक है। तो अब्सेंस फ्रॉम इंडिया वाला का भी डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग ध्यान रखना इसको। अब आता है कि नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, कि मान लो वैकेंसी खाली हो गया है, कोई मेंबर का मान लो डेथ हो गया, कोई रिजाइन दे दिया है, या किसी भी रीजन से मान लो वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि जो चेयरमैन रहेगा वो इन्फॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना जल्दी हो सके। जैसे वैकेंसी ऑकर्स होता है, खाली होता है सीट किसी का मेंबर का, तो तुरंत या तो डेथ के कारण या रिजिग्नेशन का, जिस कारण से भी कोई भी सीट खाली होता है, तो तुरंत वो किसको इन्फॉर्म कर देगा, चेयरमैन, चेयरमैन कर देगा इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन अगर जो वैकेंसी क्रिएट होता है वो किसके कारण से, या तो चेयरमैन का डेथ हो जाता है, अगर चेयरमैन का ही डेथ हो गया, तो उस केस में पहले क्या था
कि मेंबर, चेयरमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेंबर डायरेक्टली यहाँ नहीं जा सकता था, जब भी मेंबर था चेयरमैन, चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अब क्या है कि चेयरमैन ही डेथ कर जाता है, तो उस केस में चेयरमैन के डेथ होने के कारण जो चेयरमैन का वैकेंसी क्रिएट हुआ, तो उसका खबर सेंट्रल गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाएगा? तो यहाँ पे जो चीफ इंस्पेक्टर था या इंस्पेक्टर ऑफ माइन जो सेक्रेटरी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि सर जो कमिटी के चेयरमैन साहब थे उनका डेथ हो गया है, तो दोबारा से ये चेयरमैन का पोस्ट को भरना होगा, वो ये खाली हो गया है। की पॉइंट्स लिखवाते जाते सर, कितना हेल्प होता। की पॉइंट क्या है यार, जो बता रहे बस वही और कुछ नहीं। तुम लोगों को पॉइंट अपना खुद से वो लिख लेना होगा कि अब्सेंस फ्रॉम इंडिया का एक टॉपिक डालना होगा ऊपर में, एक्स्ट्रा मार्क दे के 3 लिख लेना कि अगर कोई बिना इन्फॉर्म किए हुए जाता है तो उसी दिन से उसको रिजाइन मान लिया जाए कि रिजाइन कर चुका है। अगर कोई 6 महीना से ज़्यादा समय के लिए उसका इंटेंशन है रहने का, तो मान लिया जाए कि उसका वो अपना रिजाइन दे चुका है। और कोई व्यक्ति अगर जाता है तो अपना कब जा रहा है, कब आएगा, वो इंटीमेट करके जाना चाहिए। नोटिफिकेशन और वैकेंसी के बारे में तो ये 4 टाइप से बना ही दिए हैं कि मेंबर हमेशा चेयरमैन को इन्फॉर्म करेगा, चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। अगर चेयरमैन ही नहीं रहता है तो उस केस में चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, अब लिखते जाना। अब है डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, कि जितना भी क्वेश्चन कमिटी में कंसीडर करना है, ठीक है ना, ऑल क्वेश्चंस विच द कमिटी इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर, उसको सेल बी कंसीडर्ड आइदर एट इट्स मीटिंग और बाय सर्कुलेशन ऑफ पेपर एज द चेयरमैन में डायरेक्ट। मतलब क्या है कि अब मीटिंग करना है, ठीक है, तो मीटिंग में किस किस टॉपिक पे डिस्कस करना है, या तो खुद उस मीटिंग में ही, अगर मीटिंग हो रहा होगा मतलब मीटिंग बैठ रहा है तो उसी मीटिंग में बात कर लिया जाएगा कि किस किस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किस किस टॉपिक पे। या तो फिर क्या हो सकता है कि क्या क्या टॉपिक इंक्लूड करना है, इसके लिए क्या करना होगा कि चेयरमैन जो है ना पेपर सर्कुलेट करवाएगा सबको, जो भी मेंबर इंडिया में प्रेजेंट है वही लोग मेंबर को क्या करेगा, पहले पेपर प्रेजेंट करवाएगा। हो सकता है मान लो कि बहुत सारा टॉपिक पे डिस्कशन करना आ रहा है कि 20 टॉपिक पे डिस्कशन करना रहा है, और हो सकता है कि एक मीटिंग में 20 टॉपिक पे डिस्कशन नहीं हो पाए, तो फिर क्या करेगा, पेपर का सर्कुलेशन कर देगा कि ये टॉपिक है, इसमें क्या क्या टॉपिक आप लोग छाट सकते, किस पे डिस्कशन करना चाहिए ये बताइए। फाइनल डिसीजन तो रहेगा चेयरमैन का ही, लेकिन ऐसा हो सकता है। और जहां पे क्वेश्चन जो है रेफर किया जा रहा है किसके थ्रू, बाय सर्कुलेशन ऑफ पेपर, तो उस केस में क्या कर सकता है, कोई मेंबर को लगता है कि नहीं ये भी पॉइंट डिस्कस करना चाहिए कमेटी के मीटिंग में, तो वो अपना पॉइंट रख सकता है कि सर मेरा ये भी क्वेश्चन है, तो कोई भी मेंबर रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस क्वेश्चन को कंसिडर किया जाए। लेकिन फाइनली डिसीजन कौन लेगा, चेयरमैन ही डिसीजन लेगा। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में कि मीटिंग में डिस्कस करना है किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पे या जो भी हो, अगर 3 या 3 से ज्यादा मेंबर रिक्वेस्ट कर देता है तो चेयरमैन उसको कंसीडर करेगा ही करेगा, ठीक है। इसमें यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मीटिंग में जो भी टॉपिक पे जो भी एजेंडा डिस्कस करना है, जो भी बिजनेस का डिस्पोजल करना है, अगर वहां पे सर्कुलेशन ऑफ पेपर के थ्रू हो रहा है, अगर कोई एक मेंबर बोलता है कि सर इसको भी टॉपिक को कंसीडर कीजिए मीटिंग में, तो हो सकता है चेयरमैन उसके बात को इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर 3 या 3 से ज्यादा मेंबर बोलता है उसी क्वेश्चन के बारे में या उसी टॉपिक के बारे में कि इसको डिस्कस करना है इस मीटिंग में, तो उस केस में चेयरमैन को भी एक्सेप्ट करना होगा कि नहीं, 3 या 3 से ज्यादा मेंबर बोल रहे हैं तो ये बात मीटिंग में डिस्कस होगा। और टाइम और प्लेस ऑफ मीटिंग, तो जो टाइम रहेगा और जगह रहेगा ये चेयरमैन, ठीक है ना, चेयरमैन जो डिसाइड करेगा उसी के थ्रू होगा। द कमिटी शेल मीट एट सच प्लेसेस एंड टाइम एज में बी अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन। किसको इतना डाउट आ गया यार?
ठीक है, हम म्यूट कर दे रहे हैं, अभी लाउड नहीं सुन पाएंगे हम। अब ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना तुम लोग यहाँ पे कि नोटिस ऑफ मीटिंग। तो नोटिस ऑफ मीटिंग देने का जिम्मेवारी किसका है? सेक्रेटरी का। ठीक है, सेक्रेटरी क्या करेगा? नोटिस ऑफ मीटिंग देगा। कितने दिन पहले? तो जो भी मेंबर इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी मेंबर इंडिया में प्रेजेंट है, तो सेक्रेटरी 14 दिन पहले नोटिस देगा। कम से कम 14 दिन का टाइम लेके उसको, कि उसको 14 दिन का टाइम मिले। ठीक है ना, 14 डेज बिफोर एटलीस्ट। जो भी मेंबर इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या चीज डिस्कस करना है, एजेंडा वाला, कि क्या एजेंडा मीटिंग में डिस्कस करना है, पहले दे देगा मीटिंग के बारे में कि इस डेट को यहाँ पे मीटिंग होने वाला है, इस टाइम में मीटिंग होने वाला है। अब है कि एजेंडा क्या क्या मीटिंग में, टॉपिक क्या क्या डिस्कशन का रहेगा। तो 7 दिन पहले, कम से कम 7 दिन पहले वो, अरे यार वो सीएमआर में कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ठीक है। ठीक है, सीएमआर में जो है वो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन है। हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं, कमिटी पढ़ रहे हैं विवेक। ठीक है, तो एजेंडा जो भी है वो 7 दिन पहले की मीटिंग में क्या क्या टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, तो 7 दिन पहले सभी को पता चल जाना चाहिए, सभी मेंबर को। लेकिन अगर कभी इमरजेंसी मीटिंग का नौबत आ जाए, इमरजेंट मीटिंग, तो उस केस में तुरंत, मतलब ज्यादा दिन का नहीं टाइम मिलेगा, 2 डेज क्लियर नोटिस, मतलब मात्र 2 दिन तक नोटिस मिलेगा, 2 दिन पहले मिलेगा। और सभी को मीटिंग अटेंड करना भी होगा। मान लो इंडिया में कोई भी मेंबर रहेगा, फ्लाइट है, ट्रेन है, इतना सारा फैसिलिटी है, पैसा जो भी लगेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा ही देगा, कमिटी में मीटिंग लेने का। पैसा जब वो दे रहा है, तुमको आने में क्या दिक्कत है? तो 2 दिन का क्लियर नोटिस देके तुरंत मीटिंग में बुलाया जा सकता है। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14 दिन, 7 दिन और 2 दिन का। ठीक है, अब क्या है कि नो बिजनेस विच इज नॉट ऑन द एजेंडा, जो अभी एजेंडा था 7 दिन पहले, जिसके बारे में सभी मेंबर को पता चला। अब कोई मेंबर बताया ना, कि कोई मेंबर कह देता है कि सर ये भी एजेंडा को डिस्कस किया जाए मीटिंग में, तो चेयरमैन के परमिशन के बिना तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर 3 या 3 से ज्यादा मेंबर बोल देता है किसी चीज के बारे में, तो उस केस में चेयरमैन भी बोलेगा कि हाँ, उसको कंसीडर करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि नो बिजनेस विच इज नॉट ऑन द एजेंडा शेल बी कंसिडर्ड एट ए मीटिंग विदाउट द परमिशन ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन के परमिशन के बिना जो भी बिजनेस उस एजेंडा में शामिल नहीं है, उस नोटिस में शामिल नहीं है, 7 दिन वाले नोटिस में, तो उसको चेयरमैन के सहमति के बिना उसको कंसिडर किया ही नहीं जा सकता है। सभी मीटिंग का अध्यक्ष कौन करेगा? प्रिसाइडिंग कौन करेगा एट मीटिंग? तो चेयरमैन सभी मीटिंग का वो अध्यक्षता करेगा। अगर चेयरमैन अब्सेंट हो गया किसी रीजन से, तबीयत खराब हो गया किसी रीजन, चेयरमैन अब्सेंट कर जा रहा है, तो उस केस में बाकी जो मेंबर प्रेजेंट है ना, वो खुद से ही सिलेक्ट करेंगे किसी एक मेंबर को, कि तुम आज के लिए चेयरमैन बन जा। और जिस मेंबर को सिलेक्ट किया जा रहा है ना, तो उसके पास वो सारा पावर रहेगा चेयरमैन वाला। ये जो चेयरमैन, ओरिजिनल चेयरमैन था, ये किसी रीजन से, मान लो कोई कैप्टन होता है, ठीक है, कैप्टन को चोट लग गया है क्रिकेट में खेलते हुए, मान लो कैप्टन हट गया, इसको रेस्ट करना पड़ गया, एक दिन एक मैच नहीं खेलना पड़ रहा है, दूसरा कैप्टन जो बनेगा, तो इसके पास भी सारा पावर रहता है ना, जो इस कैप्टन के पास होगा वही भी कैप्टन के पास रहेगा। तो वही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि चेयरमैन के पास वो सारा पावर रहेगा, जो उस मीटिंग के लिए चेयरमैन है। ये नहीं बोलेगा तुम तो टेम्पोरी चेयरमैन है, तुम्हारे पास कुछ पावर नहीं, नहीं, उसके पास सारा पावर रहेगा। अब आता है बात कोरम के लिए। कोरम क्या होता है कि किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करवाने के लिए मिनिमम जितना मेंबर प्रेजेंट होना जरूरी है ना,
वही कोरम कहलाता है। इसी तरीके से राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वहां पे भी कोरम की बात आती है। मतलब क्या, कि इतना सदस्य का प्रेजेंट होना जरूरी है, तो ही राज्यसभा या लोकसभा की कार्यवाही चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। वही वही सिचुएशन यहाँ पे भी है कि नो बिजनेस शेल बी ट्रांजेक्टेड एट ए मीटिंग ऑफ अनलेस एट लीस्ट 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन। ठीक है, कम से कम चेयरमैन को लेके 4 मेंबर का प्रेजेंट होना जरूरी है। मतलब चेयरमैन लेके 4 लोग, ठीक है ना, चेयरमैन लेके 4 लोग का प्रेजेंट होना कोरम के लिए जरूरी है। और अगर ये 4 लोग भी प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है चेयरमैन लेके, तो मीटिंग को क्या कर दिया जाएगा, एडजॉर्न कर दिया जाएगा, मतलब पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ये एडजॉर्न वर्ड कहाँ यूज होता है, कोर्ट वगैरह में देखना जज लोग यूज करता है ना। तो वही है, यहाँ पे कोरम के लिए क्या है, इंक्लूडिंग चेयरमैन। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मेरे भी टेस्ट में था ये क्वेश्चन। इंक्लूडिंग चेयरमैन 4 लोग होने चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी रीजन से कोरम पूरा नहीं हो पाता है, क्या हो रहा है, जितने लोग होने चाहिए नहीं है, तो फिर उस मीटिंग को कितने दिन के लिए एडजर्न किया जाएगा, टाला जाएगा, पोस्टपोन किया जाएगा, 14 दिन के लिए। तो 14 दिन पहले नोटिस भी देना रहता है, और 14 दिन के लिए अगर मीटिंग में मेंबर प्रेजेंट नहीं हुई होता है, 14 दिन के लिए टाल दिया जाता है। अब है क्या, कि नेक्स्ट मीटिंग में, जो 14 दिन के बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगा, अग अब उस मीटिंग में क्या है, कोरम फुलफिल हो या ना हो, कोरम जो है वो फुलफिल हो या ना हो, मीटिंग तो किया ही जाएगा। ठीक है, मीटिंग होगा ही होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स अटेंडिंग। वो जो एडजर्न मीटिंग रहेगा, उसमें है कि बिजनेस को डिस्पोज ऑफ किया ही जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है तुम लोगों को। इसमें डेज वाला ही कंफ्यूजन होता है, अभी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, तुम लोग सबके दिमाग से कमिटी का उतर जाएगा। तो कमिटी में ध्यान रखना, 14 दिन 7 दिन 2 दिन यहाँ है नोटिस ऑफ कॉलम में, 14 दिन 7 दिन 2 दिन। ठीक है, कोरम वाले में क्या है, कम से कम इंक्लूडिंग चेयरमैन 4 मेंबर होना चाहिए। अगर इतने मेंबर प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो मीटिंग को 14 दिन के लिए टाल दिया जाएगा। और जो टाला हुआ मीटिंग रहेगा, पोस्टपोन वाला जो मीटिंग रहेगा, उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेंबर, या तो कोरम फुलफिल हो या ना हो, 4 मेंबर रहे या ना रहे, सिर्फ चेयरमैन ही प्रेजेंट काहे नहीं रहे, तो जो उसको अपना डिसीजन लगेगा वो डिसीजन ले लेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन एडजर्न मीटिंग। क्या करना है, बिजनेस को तो डिस्पोज ऑफ करना ही करना है। ठीक है, 4 मेंबर रहना चाहिए, इंक्लूडिंग चेयरमैन को लेके 5 4 नंबर। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या रहता है एग्जाम में, एक्सक्लूडिंग चेयरमैन। तो एक्सक्लूडिंग चेयरमैन को लेके कितना मेंबर होना चाहिए, 3 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूडिंग चेयरमैन 3 मेंबर, इंक्लूडिंग चेयरमैन एटलीस्ट 4 मेंबर होने चाहिए। और अगर एडजर्न मीटिंग, जो पोस्टपोन हुआ मीटिंग 14 दिन के लिए, अगर कोरम नहीं हो पाया तो मीटिंग को पोस्टपोन कर देना पड़ा, तो ये जो 14 दिन के बाद मीटिंग होगा ना, तो उसमें ये इंक्लूडिंग चेयरमैन 4 मेंबर रहे या ना रहे, मीटिंग को करना ही करना है, मीटिंग को करना ही करना है। ठीक है, अगर चेयरमैन ही ना रहे तो बताया ना, अगर चेयरमैन नहीं रहेगा तो आपस में जो मेंबर रहेगा वो किसी को बना देगा उस दिन के लिए चेयरमैन। एटलीस्ट बता दिए, इंक्लूडिंग चेयरमैन 4 मेंबर। ठीक है उमेश, अब क्या था, वो जो सर्कुलेशन ऑफ पेपर हो रहा था, ठीक है, कि सर्कुलेशन ऑफ पेपर के द्वारा, या मान लो मीटिंग हो रहा है, अब मीटिंग में जो भी क्वेश्चन रेफर किया गया है, अब मान लो किसी बात पे नया उन लोग को लग रहा है कि डिस्कशन करना है, आपस में, मान लो कुछ नया टॉपिक पे। तो एक तो सर्कुलेशन ऑफ पेपर वाला कॉन्सेप्ट था कि कम से कम 3 मेंबर।
यहाँ पे क्या है कि मान लो इक्वल वोट पड़ गया है कि किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना है, जो मेंबर प्रेजेंट है दोनों ओर से इक्वल वोट पड़ गया, तीन गो, दो बोलेगा कि करना है, दो बोलेगा नहीं करवाना है मीटिंग, तो उस केस में चेयरमैन का डिसीजन फाइनल होगा। चेयरमैन भी अपना एक वोट कास्ट कर सकता है, वो जिधर भी कास्ट करे। अगर वो कर देगा कि हाँ करवाना चाहिए तो मीटिंग में होगा, नहीं करवाना चाहिए नहीं होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग कौन तैयार करेगा? मिनट्स मतलब क्या? सार, ठीक है। मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, उसका सार क्या निकला, उसका निचोड़ क्या निकला। तो सेक्रेटरी जो रहेगा कमेटी का, सेक्रेटरी कौन होता है कमेटी का, जल्दी से बताओ। चीफ इंस्पेक्टर होता है। सेक्रेटरी, कमेटी का सेक्रेटरी चीफ इंस्पेक्टर होता है या नहीं, पहले ये बताओ तुम लोग। अभी भी लड़का सेफ्टी ऑफिसर में घूम रहा है। अरे यार एसओ वाले, एसओ कौन बोल रहा है एसओ? हम कमेटी की बात कर रहे हैं, यहाँ कौन सा कमेटी पढ़ रहे हैं? चीफ इंस्पेक्टर क्या होता है? सेक्रेटरी नहीं होता है। चीफ इंस्पेक्टर नॉमिनेट करता है। किसको करता है? कोई भी जो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस रहता है ना, उसको सेक्रेटरी बनाता है। तो जो सेक्रेटरी रहेगा, सेल सर्कुलेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ईच मीटिंग, जो भी मीटिंग हुआ है उसका पूरा मिनट्स, सारा जो भी मेंबर है सबको वो सेंड कर देगा। और साथ में उसका जो भी प्रोसीडिंग हुआ है उसका रिकॉर्ड भी, अपना जो भी मिनट बुक होता है उसमें लिखेगा परमानेंट के तौर पे। जैसे होता है ना पीट सेफ्टी कमेटी, सभी कमेटी का क्या होता है, कोई भी मीटिंग होता है सबका लास्ट में मिनट्स बनाया जाता है। और जो भी रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स होता है, जो भी मीटिंग पूरा चला, मीटिंग में डिस्कशन हुआ, वो सारा को साइन कौन करेगा? साइन अल्टीमेटली चेयरमैन करेगा। और जो सेक्रेटरी सेक्रेटरी रहेगा कमेटी का, जो भी अकाउंट वगैरह मेंटेन करने की बात आता है ना, कमेटी से रिलेटेड कॉरस्पॉन्डेंस और अकाउंट, वो सारा सेक्रेटरी का ही जिम्मेवारी रहेगा मेंटेन करने का। तो इतना सारा चीज था चेयरमैन में, मतलब कमेटी में, ठीक है। क्या क्या पढ़े कमेटी में, बस एक बार शॉर्ट में हम तुम लोग को। कमेटी में कौन होगा? हम लिखते हैं सरकारी नौकरी वाला, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है ना। सरकारी नौकरी वाला जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगा? चेयरमैन, ठीक है। ये चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर नहीं होगा, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर नहीं होगा। एक कौन रहेगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस रहेगा। दो मेंबर कौन रहेंगे? वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव। दो कौन रहेगा? मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। हाँ तो वही लिखे ना, सरकारी नौकरी वाला, गवर्नमेंट सर्विस। पांचवा क्या था? क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स, जो क्या हो? जो डायरेक्टली माइनिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉय नहीं हो, मतलब डायरेक्टली माइनिंग इंडस्ट्री में जॉब करने वाला ना हो। ठीक है, ये भी दो रहेगा। तो टोटल मिला के कितना हो गया? टोटल मिला के 8 हो गया। और एटलीस्ट बोला था क्या, इसको ए मान के चल रहा था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई था। कि कम से कम यहाँ से दो नहीं मिल पा रहा है तो एक तो रखना अनिवार्य है, कहीं भी एक सी एक डी से होना जरूरी है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ था। सेक्रेटरी को मेंबर नहीं बोला जाता है, ठीक है। और एक जो चीफ इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस रहेगा, जिसको नॉमिनेट करेगा,
वो सेक्रेटरी आ जाएगा। क्योंकि मीटिंग में है ना यही सबका, वो सेक्रेटरी रहेगा सिर्फ ओवरऑल अपना जो इसका जॉब है ना वो देखने के लिए, बाकी ये मीटिंग में क्या लिखो, ओ सेफ्टी कमेटी में होता है सेक्रेटरी मेंबर। हाँ, टोटल 8 होगा, ठीक है। रिजिग्नेशन वाली बात आती है, तो ये ध्यान रखना कि कोई भी मेंबर जो है वो चेयरमैन को रिजिग्नेशन देगा, ठीक है। और साथ में क्या आता है कि अगर कोई ग्रेटर देन 6 मंथ के लिए कहाँ विदेश जा रहा है, फॉरेन जा रहा है, तो मान ली जाए कि वो रिजाइन कर चुका है, ठीक है, वो रिजाइन कर चुका है। चेयरमैन को छोड़कर बाकी जो भी मेंबर हैं सबका कार्यकाल 3 साल के लिए होता है, चेयरमैन और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस छोड़ के। बाकी ये जो CDE जो मेंबर हैं इनका जो कार्यकाल होता है 3 साल के लिए, ठीक है।